हम बात करेंगे कि क्या ये वाली चीज, मेरे पास एक नेल कटर है जो कि ऑब्वियसली मेटल का है, क्या इस मेटल के नेल कटर पे दूसरा मेटल का जो पिन है ये चिपक रहा है? इन दोनों के बीच में कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है, ये दोनों आपस में नहीं चिपक रहे। अब अगर कोई एक मैग्नेट यहाँ पर इसके बीच में डाल देगा तो ये सारे मैग्नेट उछल उछल के एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे। और एच ने आकर के इस मटेरियल को बोला, जाग भाई जाग, तेरे अंदर भी मैग्नेटाइजेशन। तो इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा हो गया? मैग्नेटाइजेशन पैदा हो गया। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर से जा रही है, तो अब मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो गया है। ये तो अंदर भाई कतई पास पास आ रही है, कतई पास पास, कतई पास पास, समझ रहे हो? हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अरुण उपाध्याय और आज का जो हमारा सेशन है, ये सेशन होने वाला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर के ऊपर। तो पहले बेटा हम थोड़ी बहुत बात करेंगे कि क्या होती है मैग्नेट, किस तरह से बिहेव करती है मैग्नेट, क्या लेना देना होता है मैग्नेट का, और बाद में हम बहुत सारी बात करेंगे मैटर के बारे में। बेटा ये जो चैप्टर है, चैप्टर की सबसे खास बात यह है कि ये चैप्टर को काट के आधा कर दिया गया। मतलब जेई ने ऐसी छुरी चलाई इसके ऊपर कि इसका पूरा सिलेबस ही उड़ा दिया है। इसके अंदर से बहुत बड़ा एक पार्ट था अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, जिसको काफी डिटेल में पढ़ा जाता था और काफी खतरनाक और अच्छे क्वेश्चन भी उस चैप्टर से बनते थे, उस टॉपिक से बनते थे। वो टॉपिक पूरा ऐसे पकड़ के निकाल के फेंक दिया है। किसने? हमारे सामने साक्षात जेई ने। अब जेई जिन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, मैं उन्हीं टॉपिक्स को यहां पर पढ़ाने वाला हूं। और जो क्वेश्चंस जेई ने पिछले 5 अटेम्प्ट्स में पूछे हैं, 2023 के दोनों अटेम्प्ट, 2022 के दोनों अटेम्प्ट और 2021 का एक अटेम्प्ट, पिछले 5 अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे सिर्फ 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 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपके पेपर में इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। मतलब अगर इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये चैप्टर काफी कम इंपॉर्टेंट है, पर क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें बेटा आपको 90 नंबर भी लाने पड़ते हैं। 99 परसेंटाइल लाने के लिए 100 परसेंटाइल लाना हो तो पूरा ही स्कोर करना पड़ सकता है। तो इस हालात में कोई भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि आप 80-85 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन 99 परसेंटाइल के लिए तो हर चैप्टर आपके लिए अच्छा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो ये भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, सरल सा है। चलिए पढ़ते हैं। इसके अलावा आपको और कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं कवर कर दूंगा। 5 साल के चैप्टर भी यहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है? 5 साल के पीवाईक्यू भी यहीं करा दूंगा। इसके अलावा एक और चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है एमवीसेट। ये वेदांत काम महोत्सव है बेटा। आज 2 दिसंबर है, आज इसका पहला एग्जाम जो है वो हो चुका है। यहां पर एंट्रेंस आप ले सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। आप 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, ओलंपियाड्स के लिए पढ़ रहे हो, नीट के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए पढ़ रहे हो, किसी चीज के लिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत है तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। और इस बार ये जो एग्जाम है आपको मौका देगी वो पढ़ाई मुफ्त में करने का। इसके अलावा आपको स्पेस प्रोग्राम वगैरह भी बहुत सारे मिलते हैं। आप स्पेस में जा सकते हैं। आप स्पेस में तो नहीं जा सकते, आप स्पेस प्रोग्राम, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि स्पेस में कैसे जाते हैं लोग, किस तरह से स्टडी होती है, वो सब मैं और डिटेल आखिरी में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं अभी का सेशन, जिसका नाम है 2023 का हमारा सिलेबस। ओके, इसका नाम है मैग्नेटिज्म मैटर। इसको कंबाइन करके देखो, जेई ने सिलेबस मैग्नेटिज्म के साथ दिया है, हमें इस पे ध्यान देना है। यहां पर देखिए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में बार मैग्नेट, सोलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये सब कुछ पहले हुआ करता था। अगर आप ध्यान से देखें, मैं यहां थोड़ा सा हट जाता हूं। आप देखिए हमारे पास है करंट, कैरिंग लूप, ये सबको हटाते हैं। बार मैग्नेट, सोलोनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एलिमेंट, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी एंड सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो ये सब पहले इसके सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट और हिस्टैरिसीस लूप इस बार काट दिया गया है। यहां पर से ये सब कुछ काट दिया गया है और यहां पर सिर्फ क्या बचा है बेटा? देखो इसका सिलेबस, देखो बहुत सिंपल सा बचा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग विद इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, ये वाला पॉइंट बचा है। फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इनका एग्जांपल एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये जो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक है, इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो हिस्टैरिसीस उड़ा दिया गया। परमानेंट मैग्नेट और फेरोमैग्नेट वाले जो पॉइंट्स थे वो भी उड़ा, परमानेंट मैग्नेट वाला पॉइंट और सॉफ्ट आयरन वाला पॉइंट, सॉफ्ट मैग्नेट वाला, ये सब जितने भी तरह के पॉइंट होते थे, इन चीजों को उड़ा दिया गया। हिस्टैरिसीस लूप को उड़ा दिया गया, अर्थ मैग्नेटिज्म को उड़ा दिया। बेटा ये चैप्टर को काट के मतलब सिर्फ 40% छोड़ा है।
ठीक है, चलो अब अपन इसी चैप्टर का जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो ये देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक बांटा गया है मैग्नेटिज्म, एक बांटा गया है मैटर। मैग्नेटिज्म के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेटा क्या होता है इंट्रोडक्शन, मतलब कि क्या है मैग्नेटिज्म, क्या है, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं, लेकिन यहां भी इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हम देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम बार मैग्नेट के बारे में अच्छी विशेष डिटेल में बात करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि बेटा इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे थे, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, टाइप्स ऑफ बार मैग्नेट, ये वो जितने भी तरह की बात है जरूरी है मैं बताऊंगा। आखिरी में हम मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ पढ़ेंगे। ये सारा की सारा सिलेबस बहुत छोटा होने वाला है, बीच में मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाले, पूरा की पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर होने वाला है। क्वेश्चन आएंगे तो इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट, इसमें मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किस तरह से बिहेव करती है, तो देखो जैसे सारी के सारी यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैग्नेट्स है। अब अगर कोई एक मैग्नेट यहाँ पर इसके बीच में डाल देगा तो ये सारे मैग्नेट उछल उछल के एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे। मैग्नेटिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलग अलग चीजें शो करते हैं बेटा, जो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं। करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिज्म शो कर सकता है, एक लोड स्टोन होता है वो भी मैग्नेट शो कर सकता है, एक आयरन, जो आयरन का पीस जो होता है अगर हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहा दी तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लग सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग सकती हैं। अब इसमें बेटा इसमें होता है, हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में मेनली बार मैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो बार मैग्नेट कैसी होती है, किस तरह से बिहेव करती हैं, तो बार मैग्नेट क्या होती हैं। तो बेटा एक बात हमें पता होनी चाहिए कि बार मैग्नेट को जब भी हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, वो बार मैग्नेट जाकर के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे एक डायरेक्शन में जाकर के ऐसे अलाइन हो जाएगी। आप बार मैग्नेट को घुमा देंगे, वापस घूम के जाकर के एक और किसी डायरेक्शन में इस तरह से जाके अलाइन हो जाएगी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या बार मैग्नेट के रिलेटेड? एवरीवन सुपर सॉर्टेड है। अब यहां पर देखिए इसी सब चीज के चलते कि बार मैग्नेट होती क्या है, ये होती क्या है, तो बेटा देखो, अ बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो किसी मेटल से बना होता है ना। ये किसी मेड अप ऑफ आयरन मतलब स्टील और एनी अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो एनी अदर फेरोमैग्नेटिक किसी भी मेटल से बनी होती है बार मैग्नेट। अब चीकू क्या बार मैग्नेट मेटल से बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है, मेटल से ही बार मैग्नेट बनती है। मैं बताऊंगा कैसे बनती है आगे, जब अपन प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा कि बार मैग्नेट कैसे मेटल से बनती है। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनती है, इसे हम परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर उनके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है, स्टील है, इनके पास अगर परमानेंट प्रॉपर्टीज आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, तो हम बोलेंगे ये कैसे बिहेव कर रही है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, अब यहां पर इट हैज टू पोल। हर मैग्नेट के पास क्या होता है भैया, दो तरह के पोल होते हैं, आपको भी पता होगा। एक तरह का नॉर्थ पोल होता है, एक तरह का साउथ पोल होता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न पोल पॉइंट टुवर्ड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। तो बेटा अपन जब भी मैग्नेट को फ्री कर देंगे तो इसका नॉर्थ पोल क्या करेगा, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा। ये हमें थोड़ा मैग्नेट के बारे में पता है। ठीक है, मैग्नेट कितने तरह की होती है, अलग अलग तरह की मैग्नेट्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। देखो बेटा मेरे पास यहाँ पर ट्रेंगुलर मैग्नेट है, क्या आपको दिख रही है? मेरे पास यहां पर जो मैग्नेट है वो कैसी मैग्नेट है, ट्रेंगुलर मैग्नेट है, दिख रही है? ये यहां पे देखो, इधर ट्रेंगुलर। तो हो तो शेप वाइज तो आप किसी भी शेप की बना सकते हो। अब यहां पर सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स होती हैं, मेनली जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो कौन सी मैग्नेट्स होती है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स होती हैं। और ये दूसरे तरह की रेक्टेंगुलर मैग्नेट्स होती हैं। तो ये भी सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट है और ये रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट है। तो बेसिकली जो बार मैग्नेट है वो दो तरह की है, एक सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट, एक होती है रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट। एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड। दो तरह की बार मैग्नेट होती है, शेप वाइज इसके दो तरह के होते हैं। इसका भैया जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि मैग्नेट को कभी भी हम नॉर्थ और साउथ, जो मैग्नेट को जब भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कभी भी उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर पाएंगे। एक बार मैग्नेट को जब भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे हम सोचेंगे यार नहीं, इसके अंदर से आज तो मैं नॉर्थ पोल निकाल के खा जाऊंगा। क्या खा सकते हो तुम? नहीं खा सकते। आज नहीं, इसका साउथ पोल निकाल के मैं साउथ इंडिया तरफ फेंक दूंगा। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं फेंक सकते, क्योंकि नॉर्थ से नॉर्थ निकालने, नॉर्थ और साउथ तुम अलग नहीं कर सकते। जैसे ही तुम उसका टुकड़ा करोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ का तुमने दो पीस कर दिया तो इधर नॉर्थ इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ बन जाएगा। बेटा समझ गए क्या? क्लियर है? एवरीवन इज सुपर डुपर सॉर्टेड।
ओके अब यहां पर इसकी और प्रॉपर्टीज क्या होती है, जितने ज्यादा पीसेस में तुम तोड़ोगे उतने नॉर्थ और साउथ बनते चले जाएंगे। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, जो भी मैग्नेट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उसका जितना ज्यादा बार मैग्नेट स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो अपने अगल बगल बनाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार मैग्नेट अपने अगल बगल के रीजन में बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट अपने अगल बगल के रीजन में बनाती है। क्यों बनाती है कि भाई वहां पर बार मैग्नेट का कितना स्ट्रांग होल्ड है, बार मैग्नेट कितनी स्ट्रांग है, कितना उसका जो इफेक्ट है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट बार मैग्नेट एक रीजन में प्रोड्यूस कर सकती है, वो कैसे पता चलेगा। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन पेपर ऑन ग्राफ्स ये चीज को जब रिप्रेजेंट करना होगा, किसी डायग्राम में शो करना होगा, तो हमें दिखती तो है नहीं कि कितनी ताकतवर है, तो हम वहां पे क्या बना देते हैं, वहां पर इमेजिनरी लाइंस बना देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके सॉर्टेड है। अब बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती हैं और साउथ पोल में अंदर की तरफ जाती हैं। आप यहां पर देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकल रही है और साउथ पोल से अंदर की तरफ जा रही है। पर अंदर क्या हो रहा है चीकू भैया, तो अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहां से ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर क्या आप समझ रहे हो क्या। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे बना रही हैं, क्लोज लूप की तरह बना रही हैं। सॉर्टेड है। ओके और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भैया, कि नॉर्थ नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं। अनलाइक विल अट्रैक्ट, लाइक विल रिपेल, ये तो हर जगह ही होता है। यहाँ पर इसके बाद बेटा बार मैग्नेट के यूज कहां कहां पर आते हैं, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, स्पीकर्स या फिर स्मार्टफोन वगैरह बनाते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर है, बहुत जगह पर बार मैग्नेट्स के यूज आते हैं। छोटे छोटे डिवाइसेस में, जैसे कहीं पर क्लॉक बन रही है या फिर कहीं पर स्पीकर्स बन रहे हैं, स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, स्मार्ट डिवाइसेस बन रहे हैं, बेल बन रही है, जगह जगह हमें बार मैग्नेट के टॉयज में बार मैग्नेट का हमें यूज दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी कर्व्स होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अगल बगल क्या होता है भैया, क्लोज लूप बनाती है, अपन ने पहले ही बात कर ली। इनके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या मिलता है हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिलती है, किस दिशा पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसे अगर मैं यहां पर एक क्लोज लूप बना दूं, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो मुझे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। ओके समझ गए, बी का इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है वो मुझे यहां से पता चल जाएगा। सॉर्टेड है। दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी एक जगह पे। क्या बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई। अब बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलोनॉइड, क्या बार मैग्नेट भी एक सोलोनॉइड की तरह बिहेव करती है, जरा समझना। तो देखो बेटा मैं आपको थोड़ा सा तरीके से समझाने की, इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पर मेरे पास एक बार मैग्नेट है ना, या फिर मेरे पास यहां पर एक सोलोनॉइड है। पहले मैं आपको सोलोनॉइड से समझाता हूं। ये सोलोनॉइड है, सोलोनॉइड के अगल बगल इस तरह से वायर ऐसे लगा हुआ है। अब जैसे ही वायर ऐसे लगा हुआ है तो मैं बोलूंगा कि ऐसे सोलोनॉइड में से क्या हो रहा है, करंट निकल के जा रहा है। सोलोनॉइड में से इस तरह से क्या हो रहा है, करंट निकल के जा रहा है ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे। तो देखो बेटा करंट क्या, सोलोनॉइड में करंट इस तरह से बह रहा है और यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल के जा रही है। तो सोलोनॉइड में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के जा रही है, तो यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और वो घूम के आके वापस यहीं पे ऐसे घूम के आके यहाँ पर वापस इधर जा रही होंगी, घूम के आके वापस इधर जा रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकल के घूम के आके वापस यहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल के घूम के जाके वापस यहाँ पे आ रही है। क्या बात समझ में आ रही तुम्हें। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बना रही भाई, इधर नॉर्थ है, नॉर्थ से निकल रही है और घूम के आके साउथ में समा रही है। क्या इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे यहाँ पर बार मैग्नेट शो कर रही थी, हाँ बिल्कुल। तो बेटा जैसा बार मैग्नेट शो कर रही थी वैसे ही तो सोलोनॉइड शो कर रही है। तो क्या मैं बार मैग्नेट और सोलोनॉइड को एक के ही जैसा ट्रीट कर सकता हूं, बिल्कुल ट्रीट करूंगा। मैं बार मैग्नेट और सोलोनॉइड को क्या एकदम एक जैसा ट्रीट कर दूंगा, बिल्कुल ट्रीट कर दूंगा, हाँ या ना। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी में, साफ साफ शुद्ध शब्दों में लिखा हुआ टॉपिक है, यही जो हेडलाइन है, बार मैग्नेट एज इक्विवेलेंट सोलोनॉइड। बिल्कुल सही बात है, एक जैसे काम कर रहे हैं तो एक जैसा इनको डिनोट कर सकते हैं कि सोलोनॉइड भाई, सोलोनॉइड ऐसा है जिसको मैं करंट बहा के बना सकता हूँ और बार मैग्नेट तो बार मैग्नेट है ही।
तो सोचो, बार मैग्नेट तो बेटा एक तरह से ऐसी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, जो हमेशा परमानेंट मैग्नेट रहेगी। लेकिन ये जो सोलोनॉइड है, ये सोलोनॉइड के साथ एक ट्विस्ट है। अगर इसके अंदर मैंने करंट बंद कर दिया तो ये फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा नहीं करेगी। अगर मैंने करंट ज्यादा कर दिया, मतलब चालू कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। करंट तेज कर दूंगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, करंट कम कर दूंगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी। मतलब इसको, या जो सोलोनॉइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड मैं कंट्रोल कर सकता हूं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने कंट्रोल कर ली, इस सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने कंट्रोल कर ली, तो मेरे वश में है। हाँ या ना? तो ये वाली ज्यादा यूजफुल है ना। बार मैग्नेट है, अब बार मैग्नेट की मेरे को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे को एक और दूसरी बार मैग्नेट लानी पड़ेगी। पर सोलोनॉइड की अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो बस करंट बढ़ाना है। समझ रहे हो क्या? तो इस सोलोनॉइड को इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज करते हैं, जहां पर जितनी मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उतनी मैग्नेटिक फील्ड में से पैदा करवा सकता हूं। तो जगह जगह इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। समझ रहे हो क्या? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या चेंज करना होता है? तुम्हें करंट ही तो चेंज करना होता है। जैसे तुम करंट चेंज कर दोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो हम इन सोलोनॉइड्स को अलग अलग दूसरे तरह के शेप, अलग अलग दूसरे तरह की चीजों से, हम टोरॉइड वगैरह से क्या बनाते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जगह जगह। ठीक है? और वो मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना। सॉर्टेड है। पर वो होते क्या है जो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा यार। अब यहां पर देखो, एक करंट कैरिंग वायर क्या करता है? एक करंट कैरिंग वायर क्या करता है? उसके अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। हमने कल ही बात करी थी, मतलब इसके पिछले लेक्चर में ही बात करी थी, कि जब भी हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये अपने अगल बगल इस तरह से सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना लेगा। है ना, है ना, है ना? पर सर्कुलर लूप में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। पर सोलोनॉइड क्या करती है? जो सोलोनॉइड होती है, वो सोलोनॉइड क्या करती है? अरे अरे, भाई मेरे सोलोनॉइड, हाँ। पर जो सोलेनॉइड होती है वो क्या करती है? सोलेनॉइड क्या करती है? अपने अंदर से इस तरह से, यही जो स्ट्रेट वायर रहेगा तो अपने अगल बगल ऐसे फील्ड बनाएगा। लेकिन बड़ा स्ट्रेट वायर है, ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ऐसे समझो। मेरे पास यहाँ एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है ये। अब ये स्ट्रेट वायर क्या करेगा? अपने अगल बगल ऐसे गोल 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 मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन यही स्ट्रेट वायर को मैंने ऐसे उंगली पर लपेट दिया, देखो, ऐसे लपेट के मैंने इसकी सोलेनॉइड बना दी। अब इसमें करंट बह रहा है, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड सीधी 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 पैदा हुई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा हुई। जब ये स्ट्रेट था तो अपने अगल बगल सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा। समझ रहे हो ये वाली बात? अब ये कैसे बिहेव करता है? सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। सॉर्टेड है। अब यहां पे बताओ, क्या 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 मैग्नेटिक एक इस तरह के, इस तरह से छोटा सा अपने पास मैग्नेट है, छोटा सा, एकदम छोटू सा मैग्नेट है। इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको क्या हम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। क्या हम क्या हम इसी तरह का, इसको मैग्नेटिक डाइपोल क्यों बोल रहे हैं? ये जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला बार मैग्नेट है, इसको मैग्नेटिक डाइपोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो, यहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर दूसरी जगह हमारे सामने अगर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे जाती है। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे जाती है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाती है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी कुछ इस तरह का ही शेप बन रहा है जो जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पे बनता है? बेटा जरा बता दो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम तरह का ही शेप बन रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पे बनता है? जरा बताओ जरा अच्छे से, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये भी किसके जैसा बिहेव कर रहा है? डाइपोल के जैसा। क्या क्लियर है? तो क्या हम एनएस, इस पूरे के पूरे शॉर्ट मैग्नेट या फिर ऐसे बाहर मैग्नेट को, क्या हम एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? हाँ। ये कैसा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल है। ये कैसा डाइपोल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां तक किसी की आंखों से आंसू तो नहीं बह गए? मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डाइपोल में ऐसे ही अगर मेरे पास करंट कैरिंग लूप है, यहां देखो, मेरे पास एक करंट कैरिंग लूप है, तो ये करंट कैरिंग लूप से भी तो ऐसे होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकली और इधर चली गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से निकली और इधर चली गई। ये सोलेनॉइड नहीं है, ये सोलेनॉइड नहीं है, ये करंट कैरिंग लूप है। इसमें इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकली, घूम के इधर चली गई, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकली, घूम के इधर चली गई। क्या बहुत अच्छे से तुम्हें बात समझ में आई? दोनों, ये पूरा की पूरा जो लूप है, इसमें इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, इधर जा रही है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, इधर जा रही है। तो ये भी क्या डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है? हाँ, 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 हाँ। तो ये वाला लूप भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डाइपोल की तरह। तो जैसा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, हम इसे बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, हम इसे भी बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। क्या आपको समझ में आया?
तो करंट कैरिंग लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल होगा, एक बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक डाइपोल होगी। समझ गए क्या? सॉर्टेड है क्या? अब बार मैग्नेट तो मैग्नेटिक डाइपोल हो गई, चलो ठीक है, लेकिन इस करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट कैसे लिखते हैं? तो करंट कैरिंग लूप का डाइपोल मोमेंट का लिखने का तरीका होता है मीना, मीना एम, इसका बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसमें आई क्या होगा? आई जो उस लूप में करंट बह रहा है वो, एन उस लूप के नंबर ऑफ टर्न्स, और ए उस लूप का एरिया। सॉर्टेड है? तो आई इसके अंदर जो करंट बह रहा है, ए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आने वाला है, इतना पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया, और एन है इसके नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर एवरीवन? ये है इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई होप तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल, कैसे एक लूप एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करता है, इस चीज के ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा इसके बारे में आपको, एक मैग्नेटिक डाइपोल अगर लूप है, कुछ भी है बेटा, लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है और एक बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है, पर ये कैसे बिहेव करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल कितने तरह के होते हैं जरा बता दो एक बार, है ना? मैं तुमसे पूछ लेता हूं पहले, ये मैग्नेटिक डाइपोल है, मेरे पास एक लूप है यहां पर, ठीक है, इस लूप में करंट बह रहा है, ठीक, इस लूप के अंदर करंट बह रहा है, तो क्या ये लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा? इसको ऐसे करके देखेंगे, हाँ, तो इसका भैया मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा, इस तरफ इसका डायरेक्शन आ जाएगा। हम इसे ऐसे एक मैग्नेटिक डाइपोल के टर्म्स में लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू आई एन ए, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा। अगर मेरे पास यही एक ऐसे लिखा हुआ है n और s, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा? जरा सोचो समझो और बताओ भैया, क्या ये चीज हमारे पास जो है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह करेगी? क्या ये जो चीज हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी? कतई बिल्कुल करेगी। ये भी मैग्नेटिक डाइपोल होगा, और इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, इसे भी हम लिखेंगे m, ठीक है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ होगा, ये होगा m। तो ये दोनों ही चीजों को हम ऐसे एक डाइपोल एरो के जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरह के मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, एक तो करंट कैरिंग लूप और एक ये बार मैग्नेट। सॉर्टेड हो गया बेटा? तो दो तरह के हमारे पास क्या होने वाले हैं? मैग्नेटिक डाइपोल होने वाले हैं। इतना यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो भैया जब मैग्नेटिक डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा? हमारे पास यहां पर कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हमने, हमारे पास कौन है? मैग्नेटिक फील्ड है ये बी, और यहां पर हमारे पास है एम। तो मैग्नेटिक डाइपोल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? एम क्रॉस बी, एम और बी, तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा? एम क्रॉस बी। इसे हम लिख देंगे एम बी साइन थीटा। एवरीवन क्लियर है क्या? सॉर्टेड है। ये थीटा है, ये एम है, ये बी है। इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा? एम बी साइन थीटा। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? एम बी साइन थीटा, दिस इज गोइंग टू बी द टॉर्क। अब अगर यही सेम टू सेम चीज, यही सेम टू सेम अरेंजमेंट अगर मैंने एक फील्ड में रख दिया, ध्यान से देखना बेटा, अगर यही सेम टू सेम अरेंजमेंट, इसको ये m है और यहां पर b है, तो क्या इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी? बिल्कुल होगी। कितनी होगी? माइनस एम बी कॉस थीटा, दैट इज माइनस एम डॉट बी। क्या बात समझ में आ गई? u इज इक्वल्स टू माइनस एम डॉट बी। अब यहीं पे सेम जगह पे अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं, सेम जगह है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, एकदम सेम जगह है, इस सेम जगह पे मैं बोल रहा हूं कि चलो थीटा 0 है ना, इस सेम जगह पे ही मैं तुमसे बोल रहा हूं कि थीटा कितना है? 0 है। ध्यान से देखना, थीटा क्या है? 0 है ना, थीटा 0। थीटा 0 वाला केस में क्या करा मैंने? इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रखी और एरो को ऐसे रख दिया, मतलब डाइपोल को ऐसे रख दिया। तो इस केस में क्या होगा? और यहीं पे मैं तुम्हें दूसरा केस दे रहा हूं, इस केस में थीटा कितना है? 180 है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रखी है ना, सेम टू सेम, और एरो को ऐसे रख दिया, मतलब डाइपोल को उल्टा रख दिया। दोनों ही केस में भैया, दोनों ही केस में पोटेंशियल जो है, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस एम प्लस एम बी। इस जगह पे होगी माइनस एम बी, क्योंकि बेटा कॉस 0 तो होता है 1, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यहां पर बेटा u इज इक्वल टू माइनस एम बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा 1 हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा? u, इस जगह पर u हो जाएगा एम बी प्लस एम बी। प्लस एम बी क्यों हो रहा है बेटा? प्लस एम बी इसलिए हो रहा है, ध्यान से समझना इस बात को, प्लस एम बी इसलिए हो रहा है क्योंकि u इज इक्वल टू प्लस एम बी, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर cos 180 माइनस 1 हो जाएगा।
तो माइनस एम बी कॉस थीटा, तो माइनस एम बी -1, तो माइनस माइनस प्लस एम बी। क्लियर है, सॉर्टेड है, ओके है भैया। माइनस एम बी, ये आ गया प्लस एम बी। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है क्या, माइनस एम बी है, ये यू क्या है, प्लस एम बी है। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली दोनों जगह पे टॉर्क कितना होगा? तो इन दोनों ही जगह पे टॉर्क क्या होगा? जीरो। इस पे भी और इस पे भी टॉर्क क्या है? जीरो। तो ये यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम है। पर ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो हम बोलेंगे उसे अनस्टेबल, उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस वाले को हम क्या बोल देंगे बेटा? ये वाले इक्विलिब्रियम को हम क्या बोल देंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, बस 5 मिनट फिर मैं लगाता हूं। अब यहां पर देखें भैया, यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सॉर्टेड है। अब यहां पर देखो, हमारे पास डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? फिर से बात कर लेते हैं, होगा जीरो। इसके ऊपर जो नेट फोर्स आने वाला है वो आने वाला जीरो। इसके ऊपर का जो टॉर्क आने वाला है वो आने वाला एम एम क्रॉस बी। ओके, और इसके ऊपर की जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है वो आने वाली एम डॉट बी। सॉर्टेड है क्या? अच्छा, एक और चीज को हम समझते हैं कि क्या टॉर्क को ऐसा लिखा जा सकता है? आई डी थीटा, आई अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ओके, आई अल्फा इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। और अगर मैं इसे ऐसे घुमा के छोड़ दूं, मतलब मैंने इसको थीटा इधर दिया है तो टॉर्क इधर आता है। ध्यान से देखना, मैंने इसे डिस्प्लेस करा है तो मैंने घुमाया इधर है और टॉर्क इधर ले जाना चाहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को कि मैंने जिधर इसे घुमाया है टॉर्क उसके अपोजिट में से ले जाना चाह रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसे जिधर थीटा है उसके अपोजिट में टॉर्क है तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? माइनस, ध्यान से देखना, माइनस माइनस आई अल्फा, ऐसे लिख देता हूं, टॉर्क इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। ओके, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो यहां पर देखना, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज ऑलमोस्ट जीरो, थीटा इज ऑलमोस्ट जीरो, थीटा इज ऑलमोस्ट जीरो, वेरी स्मॉल है, तो क्या मैं टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो चिकू भैया, कतई लिख सकते हो, पूरा पूरा लिख सकते हो। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगर मैंने एम बी थीटा लिख दिया, मतलब मैं क्या लिख रहा हूं? टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी थीटा, दैट इज आई अल्फा। बेटा आई अल्फा, लेकिन ये अल्फा, अल्फा क्या आएगा इसका? आई अल्फा, लेकिन जो इसका अल्फा आएगा वो माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने थीटा जिस तरफ करा है, अल्फा उसके अपोजिट आ रहा है। थीटा मैंने इधर करा है तो अल्फा इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि मैं थीटा को इधर ले जाना चाह रहा हूं, मैं इसका एंगल इधर बढ़ाया है, मैंने इसको ऐसे घुमाया है। तो जो टॉर्क है वो इसे अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। मैंने बोला चल इधर जा, ये बोला नहीं नहीं इधर जाऊंगा। मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज जा, ये बोला नहीं नहीं क्लॉकवाइज जाऊंगा। तो दोनों में लड़ाई है। तो बेटा ये जो थीटा है इसके अपोजिट में अल्फा, इसलिए माइनस आ गया। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। अब यहां देखो, मैंने यहां लिख दिया एम बी थीटा इज इक्वल टू माइनस आई डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इस आई को अपॉन में भेजा, मैंने यहां लिख दिया डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई थीटा। अब यहां ये जो चीज लिखी हुई है ये चीज आ गई ओमेगा स्क्वायर। यहां ये जो चीज लिखी हुई है ये चीज क्या आ गई? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी बाय आई, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी बाय आई। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। टाई टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। कुल 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। सॉर्टेड है। ये आ गया इसका टाइम पीरियड। क्योंकि भाई ये कैसे लिख दिया बेटा? ये अपना एसएचएम वाला फॉर्मूला, डबल डिफरेंशिएशन किसी भी चीज का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ एक्स की जगह क्या है? थीटा है। तो यहाँ कौन सा एसएचएम हो रहा है? एंगुलर एसएचएम हो रहा है। सॉर्टेड है क्या? ठीक है क्या? ओके है। ठीक, यही सब बातें यहां पर लिखी हुई काम की बातें। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला रिश्ता, सारे रिश्ते यहां पर लिखे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक आखिरी जो हिस्सा हमारा बचता है, जो आखिरी पार्ट इस टॉपिक का बचता है, उसका नाम है गॉस लॉ। तो मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस लॉ देखना बेटा ध्यान से। मैं इस गॉस लॉ पढ़ने के पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं? क्लोज्ड लूप बनाती हैं। कैसा लूप बनाती हैं बेटा?
क्लोज्ड लूप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कतई इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा लूप बनाती है? क्लोज्ड लूप बनाती है। अगर मैंने एक ऐसे बार मैग्नेट को लिया, ठीक है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के मैंने सिर्फ नॉर्थ पोल के अगल बगल गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है, नॉर्थ पोल के अगल बगल गॉसियन सरफेस बनाई, सॉर्टेड। तो हमारा फ्लक्स जो निकलेगा, फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू बी डॉट डी एस क्लोज्ड इंटीग्रल। बेटा हम पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकालते थे तो ई डॉट डी एस लिखते थे। बेटा यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स निकालते थे तो हम क्या लिखते थे? ई डॉट डी एस लिखते थे। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? बी डॉट डी एस। तो ये कौन सा है? हमारा गॉसियन सरफेस बना, ये पूरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और गॉसियन सरफेस के अंदर मैंने छोटा सा ये बार मैग्नेट डाल दिया। तो इसके अंदर से कितनी लाइन पास होगी तुम खुद सोचो। क्या सिर्फ नॉर्थ पोल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है, तो इस सरफेस से कितनी लाइन पास होगी? तो देखो बेटा, जितनी लाइन इस सरफेस से पास हो रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये सारी लाइन जाके घूम के क्या वापस सरफेस के अंदर ही आ जा रही है? तुम खुद सोचो। क्या सारी लाइन घूम के वापस सरफेस के अंदर आ गई? क्यों? क्योंकि बेटा हमने अभी जस्ट बात करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म्स अ क्लोज लूप, ठीक है, ओके, सॉर्टेड है। वहां क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि जब पॉजिटिव चार्ज को मैं क्लोज सरफेस के अंदर रखता था तो सिर्फ लाइन बाहर जाती थी। अगर मैं नेगेटिव चार्ज को क्लोज लूप के अंदर रखता था तो लाइन सिर्फ अंदर जाती थी, क्योंकि जो लाइंस होती थी या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट, पॉजिटिव पे ओरिजिनेट होती थी, पॉजिटिव पैदा कर रहा है लाइन को, और नेगेटिव नेगेटिव खा जा रहा है लाइन को, समझ रहे हो? तो पॉजिटिव पे पैदा हो रही है, नेगेटिव पे खा जा रहा है लाइन को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जितनी है उतनी है, क्लोज लूप बना रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में समा रही है। तुम ये नहीं बोल सकते कि नॉर्थ पैदा कर रहा है, साउथ में समा रही है, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप है, ठीक, वो नॉर्थ से बाहर निकल रही है और साउथ की तरफ से अंदर जा रही है, नॉर्थ पैदा नहीं कर रहा है, साउथ पैदा नहीं कर रहा है। तो क्या इस लूप के अंदर कोई लाइन पैदा हुई है? नहीं। तो क्या इस लूप से कोई लाइन एक्सक्लूसिवली इस लूप से बाहर जाएगी? नहीं बेटा। क्या इस लूप के अंदर कोई, ये जो हमने यहाँ पर ये लूप एक स्फीयर माना है, सरफेस मानी है गॉसियन सरफेस, क्या इसके अंदर कोई लाइन पैदा हो रही है? नहीं, इस स्फीयरिकल सरफेस के अंदर तो कोई लाइन ही पैदा नहीं हो रही, ओके। तो क्या सिर्फ ऐसी कोई लाइन है जो सिर्फ इस गॉसियन सरफेस से बाहर की तरफ जा रही है, दुनिया की तरफ जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये लाइन तो भैया इसकी तरफ से बाहर जा रही है और वापस इसी की तरफ से अंदर आ रही है, नॉर्थ पैदा थोड़ी कर रहा है। लेकिन यहां ऐसा होता था, पॉजिटिव चार्ज खुद की लाइन पैदा करता था, तो हम बोलते थे इस पॉजिटिव चार्ज ने जितनी लाइन बनाई है वो इसने पैदा करके बाहर की तरफ भेजी है, तो ये दुनिया को कुछ फ्लक्स दे रहा है, इस सरफेस से दुनिया की तरफ कुछ फ्लक्स पास हो रहा है। तो क्या इस सरफेस से दुनिया की तरफ कोई फ्लक्स पास होगा? नहीं, क्योंकि जितनी लाइन बाहर जा रही है तो वापस अंदर जा रही है, फिर वही बाहर जा रही है, तो ये नॉर्थ, यहां से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा। तो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ यही होगा कि बी डॉट डी एस विल बी इक्वल्स टू जीरो। वाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसा लूप बनाती है? क्लोज लूप बनाती है। एवरीवन सॉर्टेड है? यही सारी बातें, यही पूरा की पूरा मुद्दा यहां पर लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं मैटर। मैटर के ऊपर देखना बेटा कि जैसे मेरे पास ये मैग्नेट है, तो हम बात करेंगे कि क्या ये वाली चीज, मेरे पास एक नेल कटर है जो कि ऑब्वियसली मेटल का है, क्या इस मेटल के नेल कटर पे दूसरा मेटल का जो पिन है ये चिपक रहा है? देखो, नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है, ये दोनों आपस में नहीं चिपक रहे हैं। अच्छा, अगर मैं अगर मैं इस मैग्नेट पर ये नेल कटर को चिपका दूं, देखना मैंने यहाँ मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर ये नेल कटर को चिपका दिया। अब ये नेल कटर क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मेटल से बना हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, तो अब ये नेल कटर खुद, ये मेटल खुद एक 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 मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और इस दूसरे मेटल को देखो पकड़ने की कोशिश करेगा। दूसरे मेटल को देखना, यहां पर ये इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको दिखा? इसने इस दूसरे मेटल को पकड़ने की कोशिश कर ली। देखिए, जैसे ही मैं यहां से, इसने इसने इस मेटल को पकड़ के रखा हुआ है, इसने इस मेटल को यहां पर पकड़ के रखा हुआ है, और अगर मैं यहां से, देखो इसने इस मेटल को पकड़ के रखा हुआ है, अगर मैं यहां से मैग्नेट हटा दूं तो वो वाला जो मेटल इसने पकड़ रखा था वो भी छूट गया।
तो ये मैग्नेट इस नेल कटर को, इस मेटल को, ये मैग्नेट इस नेल कटर को, इस मेटल को मैग्नेट की तरह बना रहा है। क्या ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ रही? नेल कटर को एक मैग्नेट मेटल की तरह बना रहा था। आई होप तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये जो चीज थी, ये एकदम मुख्य वाली चीज थी, ये चीज आपको समझ में आ गई कि एक मैग्नेट किसी और मटेरियल को इन्फ्लुएंस करके मैग्नेटाइज कर सकती है, उसको भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर सकती है, उसे भी मैग्नेट बना सकती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसे हम अब यहां पर पढ़ने वाले हैं। ये कौन कौन से मेटल को कर सकती है? जैसे इसने एक मेटल को तो इन्फ्लुएंस कर दिया, पर क्या मैग्नेट एक प्लास्टिक को या एक ग्लास को, क्या इस ग्लास को या प्लास्टिक को इन्फ्लुएंस कर पाएगी एक मैग्नेट? नहीं, उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। क्या एक मैग्नेट पानी को इन्फ्लुएंस कर पाएगी? नहीं, पानी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, एक मैग्नेट एक मैटर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, किस किस मैटर को इन्फ्लुएंस करती है, ये हम इस टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भैया मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब भी एक मैग्नेट किसी मटेरियल के अंदर जब भी एक मैग्नेट किसी मटेरियल के अंदर कुछ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देती है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंड्यूस कर देती है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाती है, बनवा देती है, वो वाली कंडीशन, उन वाली चीजों को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो एवरी इलेक्ट्रॉन इन हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट। तो बेटा कोई भी चार्ज अगर कहीं पे घूम रहा होता है ना, तो उसके पास क्या होता है? कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। एक बार सोचो, एक घूमता हुआ चार्ज मतलब करंट, क्या एक करंट कहीं पर है तो क्या उस करंट के पास कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा? तो जरा सोचें, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा क्या एक करंट के पास? समझे? आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स इसका 1 मान लो, तो m इंटू आई इंटू ए। क्या इस तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के पास? हाँ। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है न्यूक्लियस के अगल बगल, क्या वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल। तो एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अगल बगल घूम रहा है, क्या वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल, वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब यहां पर समझिए कि सम ऑफ ऑल द, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, एक एक न्यूक्लियस के अगल बगल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, हर इलेक्ट्रॉन की वजह से बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होंगे, पर सम ऑफ ऑल द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ मटेरियल इज जीरो। ठीक है, तो बहुत सारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से, बहुत सारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इन सभी की वजह से जो नेट सम होता है वो जीरो आ जाता है एक मटेरियल के अंदर। पर अगर मैं बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगाऊं, ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने बाहर से क्या लगा दी, एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, मैंने बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो एक मटेरियल है उसके ऊपर मैंने क्या करा, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। ठीक है, तो हमने ये बात पढ़ी थी, क्या तुम्हें याद है? पहले हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी अगर एक डाइपोल इस तरह से अगर एक डाइपोल इस तरह से है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये घूम के इधर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ जाएगा। तो घूम के ये क्या करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल घूम के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। क्या ये बात समझ गए? क्या ये मैग्नेटिक डाइपोल घूम के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा, घूम के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट हो जाएगा। क्या ये बात आपको काफी अच्छे समझ में आ गई? द मैग्नेटिक डाइपोल विल रोटेट एंड विल ओरिएंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमें काफी अच्छे से समझ में आ गई है। सॉर्टेड है तुम्हें? क्लीन है, क्लियर है, सॉर्टेड है? ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि द डाइपोल विल ओरिएंट एंड द डाइपोल विल रोटेट एंड ओरिएंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? काफी अच्छे से क्लियर हो गई ये बात। अब हम समझेंगे कि भैया इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ओरिएंट हो रहा है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा था, ये सब मिल मिल के इनका सब ऐसे 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 होके इनका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो क्या था? जीरो था। इनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो क्या था? जीरो था। तो यहां पर क्या हुआ, जो इनका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था, इसमें जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, पहले तो जीरो था, पर जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाई,
जैसे ही मैंने यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इसकी वजह से यहां पर कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। ओके, यहां पर कुछ नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। ये नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम इज डिफाइंड एज आई। आई क्या होगा बेटा? आई होगा, आई जो होगा, आई होगा वो होगा, आई जो होगा वो होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम बोलेंगे बेटा मैग्नेटाइजेशन। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? आई विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल्स टू m अपॉन v। ओके, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो ये क्या होगा? आई क्या होगा? नेट m स्मॉल m अपॉन v। सॉर्टेड है, हर एक प्राणी को बहुत अच्छे से क्लियर है। आई इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू m अपॉन v। ये हमें बताएगा, आई और m, कैपिटल M भी बोल सकते हैं, आई भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये एक ही बात है। और आई, इसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन। आई और m, जो आपको बोल रहा हूं दोनों सही है, आई और m। ठीक है, अब बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? तो देखो बेटा, जब ये मटेरियल यहां रखा हुआ है, ठीक है, कोई मटेरियल यहाँ रखा हुआ है, मैं बोल देता हूँ कि भैया यहाँ एक मटेरियल है, ये मेरा मटेरियल रखा हुआ है इस तरफ, और इस मटेरियल के ऊपर मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। इस मटेरियल के ऊपर मैंने बाहर से क्या लगाई है? मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। ये मटेरियल है, इसके ऊपर बाहर से मैंने क्या लगा दी है? मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है। अब जैसे ही मैंने इस मटेरियल के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, इस मटेरियल के ऊपर जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम बोलेंगे H। ठीक है, H किसके बराबर होगा? H होगा बी नॉट अपॉन यू नॉट। समझे बेटा? तो बाहर जितनी मैग्नेटिक फील्ड है, जो बी मैंने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ये अपॉन यू नॉट, इसे बोलेंगे एच। इसे बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बेटा समझ रहे हो? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो फील्ड इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है ना, हमने क्या करा था? पहले इस मटेरियल के ऊपर फील्ड लगाई थी, तो इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा हो रहा था? आई पैदा हो रहा था। इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा हो रहा था? आई पैदा हो रहा था। तो मटेरियल के अंदर आई पैदा हो रहा था। ये बात समझ गए क्या? मटेरियल के अंदर जो पैदा हो रहा था वो क्या पैदा हो रहा था? आई पैदा हो रहा था। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है? इस मटेरियल के अंदर आई पैदा हो रहा था। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है? इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा हो रहा था? आई। कूल है? अब यहां पर देखो, इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा हो रहा था? आई पैदा हो रहा था। ये बात हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, इसके अंदर क्या पैदा हो रहा था? आई। अब अगर मुझे बाहर से जो फील्ड लगानी है उसकी इंटेंसिटी के बारे में बात करनी है, तो मुझे किस चीज के बारे में बात करनी है? एच के बारे में। तो मुझे बाहर से जो फील्ड के बारे में बात करनी है उसे किस चीज के बारे में बात करनी है? एच के बारे में। तो एच इज इक्वल्स टू बी नॉट अपॉन यू नॉट। तो एच क्या है? एच मुझे बता रहा है इंटेंसिटी ऑफ, एच मुझे क्या बता रहा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटाइजिंग कर रही है, जो मैग्नेटाइजेशन कर रही है, उस फील्ड की क्या इंटेंसिटी? तो वो है एच। और अंदर मैग्नेटाइजेशन कितना है? तो वो है आई। तो बेटा सिंपल सी बात समझो कि हमारे पास ऐसा दिया गया है कि एक मटेरियल है, इस मटेरियल में बाहर से कोई फील्ड आएगी, ये बाहर से फील्ड आई, ठीक है, बाहर से फील्ड आई, इसे बोल देंगे एच। एच आया, और एच ने आकर के इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा करा, क्या बनाया? इस मटेरियल को बोला जाग भाई जाग, तेरे अंदर भी मैग्नेटाइजेशन। तो इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा हो गया? मैग्नेटाइजेशन पैदा हो गया। तो इस मटेरियल के अंदर क्या पैदा हो गया? आई पैदा हो गया। बेटा समझे? तो बाहर से कौन आया? एच, और अंदर कौन पैदा हो गया? आई। बाहर से कौन आया? एच, और अंदर क्या पैदा हो गया? आई। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही होगी। बाहर से कौन आया है? एच आया है, और अंदर क्या पैदा हो गया है? आई पैदा हो गया। ठीक है बेटा, तो बाहर से आया है एच, और अंदर क्या पैदा हो गया है? आई। ठीक है, तो अगर मैं फील्ड की बात करूं, तो तुम समझना इस चीज को कि इस मटेरियल के ऊपर बाहर से आया है एच, ऐसे देखो, और अंदर कौन पैदा हो गया? आई पैदा हो गया। तो बाहर कितनी फील्ड है? यहां बाहर की तरफ जो फील्ड है, ऐसे लिखता हूं, बाहर की तरफ जो टोटल फील्ड है वो कितनी है? बाहर, आउटसाइड में जो टोटल है, आउटसाइड में जो भी टोटल है इंटेंसिटी वो कितनी है? तो आउटसाइड में कौन है? आई है और एच है। सॉरी, आउटसाइड में सिर्फ एच है।
बेटा एच है ना, सिर्फ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो एच अंदर जा रहा था, एच ने अंदर जाके बोला जागो जागो जागो, तुम भी मैग्नेट बन सकते हो, तुम भी मैग्नेट बन सकते हो। तो ये एच बाहर से अंदर गया और अंदर को बोला कि तू भी मैग्नेटिक फील्ड बना, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना, तू खुद मैग्नेट बन जा। तो इस मटेरियल को बोल रहा है ना खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना, जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। तो इसने बाहर वाले एच ने अंदर जाके इस आई को क्या बोला, मैग्नेट बना दिया। तो यहां देखो इस आई को क्या बना दिया इसने, तो इनसाइड कितनी फील्ड है, यहां देखो इनसाइड कितनी फील्ड है, एच प्लस आई। तो बाहर कितनी है एच, इनसाइड कितनी है एच और आई। बेटा समझ गए क्या, ये है एच, अंदर कितनी है एच और आई। कूल, ये एच अंदर है एच और आई। आई होप तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये एच है, यहाँ एच और आई है। कूल है, सॉर्टेड है, क्लीन है। अब ये एच है, ये एच प्लस आई है। मुझे सारी की सारी चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर तरह से समझ में आ गई। इनसाइड एच प्लस आई है, बाहर कितनी है एच है। अब अगर तुम्हारे पास ये एच है, यहाँ पर एच प्लस आई है, मैं सारी की सारी चीजें समझ लेता हूँ, यहाँ पर मुझे सारी बात समझ में आ गई। अब इसके अलावा और क्या चीजों का लेना देना होता है, एच आई का बी से क्या लेना देना है, तो मैं आपको उस चीज के बारे में भी समझा देता हूँ। देखो जैसे जो बी है, ठीक है, तो अंदर बी कितना पैदा हुआ है, अंदर तो आई पैदा हुआ है ना, एक मटेरियल के अंदर जो फील्ड पैदा हुई है उसे अपन क्या बोलते हैं, एक मटेरियल अंदर के अंदर, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है इसे तुम आई बोल रहे हो। पर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखने के लिए हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्या बात समझ में आया, तो ये कहां की है, बी इनसाइड की, बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। सॉर्टेड है। बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये क्या है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एच है, तो हम इसे लिखेंगे बी आउट, ये कितनी होगी म्यू नॉट एच। तो ये है म्यू नॉट आई, ये होगी म्यू नॉट एच। तो ये आउटसाइड की है, ये इनसाइड की है। ठीक है बेटा, तो इनसाइड ये कितनी है, बी आई म्यू नॉट आई, ये कितनी है म्यू नॉट एच। तो आई, आई का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, और यहां पर हमने म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। सॉर्टेड है बेटा, तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देना तो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जो आई हम पढ़ रहे हैं, मैग्नेटाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करा तो हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंड्यूस हो रही है। आई है मैग्नेटाइजेशन, उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करा, हमें पता चल गया कितनी मैग्नेटिक फील्ड अंदर पैदा हुई। अगर हमने यहीं पे एच है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो बाहर से आ रही है, वो वाली जो फील्ड है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करा तो हमें पता चल गया कि आउटसाइड कितनी फील्ड है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टोटल फील्ड इनसाइड, है ना। तो हम बात करेंगे टोटल बाहर की फील्ड और अंदर की फील्ड। तो मैं यहां पे लिखता हूं बाहर की फील्ड, ध्यान से सुनना, बाहर की फील्ड, बाहर की फील्ड कितनी है, ठीक है, तो बाहर की फील्ड कितनी है, तो बाहर कितनी फील्ड है भैया, सिर्फ एक बी हो है जो है म्यू नॉट एच। और अंदर की फील्ड कितनी है, अंदर की फील्ड कितनी है, वो है बी आई, वो है म्यू नॉट। अंदर की फील्ड को मैं लिखूंगा बी, क्योंकि बाहर वाली भी तो अंदर गई है, तो अंदर की जो फील्ड होगी उसे मैं लिखूंगा बी, और वो होगी बी आई प्लस बी ओ। ध्यान से देखना वो वाली फील्ड कितनी होगी, बी आई प्लस बी ओ। एवरीवन, वो फील्ड कितनी होगी, बी आई प्लस बी ओ। कूल है। अब यहां पर देखना बी आई कितनी होगी, ये होगा म्यू नॉट आई प्लस, इसे लिख देंगे म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, ये होगा हमारा बी। ओके एवरीवन, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच। इज इट सुपर डुपर क्लीन क्लियर सॉर्टेड। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एच, ये हमारा बी है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्या ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई हमें, हाँ भाई ये बात तो हमें काफी अच्छे से समझ में आ गई है। अब अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो हमें अंदर कितनी फील्ड है ये भी पता है, बाहर कितनी फील्ड है ये भी पता है। तो बाहर सिर्फ म्यू नॉट एच है, अंदर ये भी है, ये तो पैदा हुई है वो है, और ये बाहर वाली भी तो अंदर गई है। तो अंदर टोटल कितनी फील्ड है, दोनों का एडिशन, बाहर वाली जो अपना म्यू नॉट एच और म्यू नॉट आई। सॉर्टेड। अब यहीं पे निकल के आता है दूसरी चीज, है ना, यहीं पर निकल के आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी।
दो तरह की चीजें, परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो एक आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या कहना है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका सिंपल सा कहना यह है कि जब भी, बेटा ध्यान से देखना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कहना यह है, यहां पे सारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का कहना यह है अंदर की फील्ड, अंदर की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं मैं, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अपॉन बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अपॉन बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अपॉन बाहर की मैग्नेटिक फील्ड। एवरीवन, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अपॉन बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, ये बात आपका बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? तो अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, जरा समझो। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई, अपॉन बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? तो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट, ध्यान से देखना बेटा, बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट एच। ठीक है, अंदर की मतलब इंड्यूस्ड वाली, यहां पर अंदर की मतलब अंदर की इंड्यूस्ड। ठीक है, तो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड ने अंदर की कितनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी? ये जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है इसने अंदर की कितनी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दी? मतलब म्यू नॉट आई, म्यू नॉट एच। तो एक्स एम बराबर आ गया आई बाय एच, एक्स एम बराबर आ गया आई बाय एच। कूल है भाई, एक्स एम बराबर आ गया आई बाय एच, सॉर्टेड है। ये जो एक्स एम है ये बराबर आ गया आई बाय एच। आई होप तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक्स एम जो है वो बराबर आ गया, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसे, ये बराबर आ गया आई बाय एच। क्लियर है? अब इसमें एक और चीज पता की जाती है ना, एक और चीज पता की जाती है जो होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? रिलेटिव परमिएबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि भैया बाहर कितनी फील्ड थी और अंदर कितनी फील्ड है। तो अंदर की फील्ड टोटल, अंदर की टोटल फील्ड, अंदर की फील्ड कितनी फील्ड भाई? टोटल, अपॉन बाहर की फील्ड। एवरीवन, बाहर की फील्ड। ठीक है, तो अंदर की फील्ड इस बार कैसी लेनी है? टोटल फील्ड लेनी है। पिछली बार अपन ने अंदर की सिर्फ कितनी फील्ड ली थी भाई? पिछली बार अपन ने अंदर की छोटी सी फील्ड, अंदर की अपन ने क्या लिया था ससेप्टिबिलिटी में? सिर्फ इंड्यूस्ड वाला लिया था, मतलब मैग्नेटाइजेशन वाला सिर्फ लिया था। ठीक है, यहां पर क्या लेना है? टोटल लेना है इस बार। तो टोटल में क्या लेंगे अपन? म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई, और बाहर कौन है? सिर्फ म्यू नॉट एच। तो म्यू नॉट म्यू नॉट म्यू नॉट तो कट गया। ओके, ससेप्टिव जो हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी आ रही है, इसे देखो जरा ध्यान से, रिलेटिव परमिएबिलिटी आ रही है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी एच बाय एच प्लस आई बाय एच। बेटा समझे क्या? तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई अपॉन एच, ये आ जाएगा रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच। आई होप तुम्हें ये बात काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच। यू म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एच। आई होप तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से सॉर्टेड है। ये आ गई हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी। अच्छा, आई बाय एच को कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? इस चीज को हम 1 प्लस एक्स एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एम, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एम, बिल्कुल ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो हमने क्या क्या चीजें सीखी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए हमने क्या सीखा अभी तक इस पूरे के पूरे सेशन में। हमने ये सीखा कि एक मटेरियल है, एक मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक, इस पहले से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन इसका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया है? 0 है। तो क्या करते हैं, कोई मैग्नेट को जब हम इसके पास लाते हैं, तो जब हमने एक मैग्नेट को इसके पास लेकर के आए, मतलब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर से जा रही है, तो अब मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है।
तो इसका डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये मटेरियल है, देखो जरा ध्यान से, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल हमारे पास नेल कटर है, और इसके ऊपर जो मैंने ये मैग्नेट लगाई है, ये मैग्नेट है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से पास हो रही है, ठीक है। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मटेरियल से पास हो रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसे अपन लिख देंगे एच। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी पास हो रही है, तो उसे अपन लिख देंगे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर कितनी जा रही है, उसे लिख देंगे म्यू नॉट एच। ये बात समझ में आ गई क्या? अब देखो अगली चीज कि अगर मैं म्यू नॉट इसके अंदर से कितनी जा रही है, म्यू नॉट एच, अगर मैं ये बात बोलूं कि इसके अंदर क्या ये मटेरियल भी खुद अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने लग गया है क्या, ये मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या, तो बिल्कुल ये मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके ऊपर कोई और, कहां गया भाई, हाँ, हम इसके ऊपर कोई और मेटल चिपका करके देखेंगे। देखो हमने यहां पर इस मेटल के ऊपर, देखो इस मटेरियल के ऊपर दूसरा मेटल चिपका करके देख लिया है, ठीक है। देखो इसके ऊपर हमने दूसरा मेटल चिपका के देखा, वो चिपक रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा, इस मैग्नेट को अगर मैं हटा दूंगा, तो वो दूसरा मेटल जो चिपका था वो भी निकल गया। तो इस मैग्नेट ने इस मेटल के अंदर भी एक फील्ड इंड्यूस कर दी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा वो फील्ड इंड्यूस हुई, वो फील्ड कितनी है, इस मेटल के अंदर भी फील्ड इंड्यूस हो गई। अब वो फील्ड कितनी है, वो फील्ड का एक बार बता दो। इस मैग्नेट की वजह से इस मेटल के अंदर एक फील्ड इंड्यूस हो गई, और ये फील्ड कितनी है, ये फील्ड है, जरा ध्यान से देखना, इस मैग्नेट की वजह से इस मेटल के अंदर फील्ड इंड्यूस हो गई, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अब ये जो फील्ड इंड्यूस हुई है इस मैग्नेट की वजह से इस मेटल के अंदर फील्ड इंड्यूस हो गई, ये फील्ड इंड्यूस कितनी हुई है, जरा बता दो एक बार, ये फील्ड इंड्यूस कितनी हुई है, ये फील्ड इंड्यूस हुई है आई के बराबर, है ना। मतलब इसके अंदर क्या आ गया है, मैग्नेटाइजेशन आ गया है। इस मैग्नेट ने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ये जो एच लगाई, ये एच मटेरियल के अंदर गई, और उसने मटेरियल के अंदर क्या कर दिया, मैग्नेटाइजेशन कर दिया। मतलब पहले से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बड़ा था, उनको रीओरिएंट करके इसके अंदर कुछ ना कुछ अब मैग्नेटाइजेशन कर दिया। इस मेटल का खुद का कुछ एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ गया, मतलब मेटल खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लग गया, मतलब मेटल खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। तो मेटल क्या कर रहा है, खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मैग्नेटाइजेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है इनसाइड, या इंड्यूस्ड कितनी है, इसे लिख दूंगा म्यू नॉट आई। एवरीवन, तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी है, म्यू नॉट आई। बाहर से कितनी आ रही थी, म्यू नॉट एच। सॉर्टेड है। तो अब दो तरह की चीजें होती हैं, हम निकालते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड ने इस मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन पैदा कर दिया, तो उसे हम लिखेंगे आई अपॉन एच, मतलब म्यू नॉट आई म्यू नॉट एच। तो अंदर कितनी इंड्यूस कर दी उसने और बाहर से कितनी गई थी, तो सपोज बाहर से एक गई थी और अंदर आधी इंड्यूस कर दी, तो ससेप्टिबिलिटी 1/2 आ गई। अगर अंदर से एक गई थी, मतलब बाहर से जाने वाली जो फील्ड है वो एक है और अंदर 100 पैदा कर दी, तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी कि अंदर तो 100 पैदा करा और बाहर से एक ही गया था, तो 100/1 मतलब 100। सॉर्टेड है। अब ये आ गया म्यू एम। एवरीवन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आई होप तुम्हें समझ में आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसके बराबर होगी, आई बाय एच के। अगर मुझे यहीं पर म्यू आर पता करना है, मुझे क्या पता करना है, म्यू आर पता करना है, तो म्यू आर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, सोचो समझो और बताओ, ये म्यू आर किसके बराबर होगा, म्यू आर होगा अंदर कितना पैदा करना है, तो एच प्लस आई अपॉन एच, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई बाय एच, दैट इज 1 प्लस एक्स एम। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एम। यप एवरीवन, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स एम। क्लियर है? तो म्यू आर किसके बराबर है, 1 प्लस एक्स एम के बराबर है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। तो हमने दो चीज पढ़ी, एक्स एम और म्यू आर, तो म्यू आर कितना होगा, 1 प्लस एक्स एम होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे यही सब चीजों को छोड़ के, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, वो सब सारी तरह की चीजें हमने बात कर दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की बात करेंगे। ये जो हमने सीखा, इस सीखने से क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो बेटा देखो 3 तरह के मटेरियल होते हैं, है ना, मतलब ये दो प्रॉपर्टी के अनुसार जब हम देखेंगे, तो जब भी हम किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो 3 तरह के मटेरियल निकल के आते हैं। पहला वाला जो मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई, पहला वाला जो मटेरियल है उसे हम बोलते हैं, पहला वाला जो मटेरियल है
उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक। दूसरा वाला होता है डायामैग्नेटिक, और तीसरा वाला तरीका होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो हमारे पास यहाँ पे वही चीज लिखी हुई, देखो एक है डायामैग्नेटिक, दूसरा है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक। ओके, सबसे पहला तरह का मटेरियल होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, तो देखो बेटा, जब भी हम डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ये मटेरियल है डायामैग्नेटिक, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, फील्ड लगाऊंगा। तो मैंने बाहर से फील्ड लगा दी। अब बाहर से फील्ड लगा दी तो फील्ड का क्या था कि फील्ड अंदर जाएगी और अंदर इस मटेरियल को बोलेगी तू भी मैग्नेट बन जा, और तू भी मेरी ही दिशा में, ये फील्ड अंदर गई, अंदर जाके इसने मटेरियल को बोला तू भी मैग्नेट बन जा, और तू भी मेरी ही दिशा में कुछ मैग्नेटाइजेशन पैदा कर ले। लेकिन डायामैग्नेटिक जो मटेरियल है ये बदमाश निकला, ये उल्टा पड़ गया। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या हुआ, उल्टी दिशा में मैग्नेटाइजेशन पैदा हो गया। समझो जरा, ये मटेरियल इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी, मटेरियल ऐसे रखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से इस मटेरियल के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के होने की वजह से इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन तो हुआ, पर अपोजिट दिशा में हो गया। बड़ा समझे, अपोजिट दिशा में हो गया। तो अब टोटल क्या है, मैग्नेटाइजेशन कैसा हो गया इसके अंदर, जरा देखो, इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो गया वो कैसा हो गया, अपोजिट दिशा में हो गया। बेटा क्या ये बात आप समझ रहे हो, इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो गया वो कैसा हो गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजेशन हो गया, वो कैसा हो गया, अपोजिट दिशा में हो गया। अगर मैग्नेटाइजेशन अपोजिट दिशा में हो गया है तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां पर यह होगा कि हमारे पास, तो फिर क्या होगा, ये होगा कि हमारे पास, जैसे इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटाइजेशन है, देखो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है, ये इसके अंदर का दिखा रहा हूं, ये वाली ग्रीन मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां नहीं दिखाई है, ये इसके अंदर का मैग्नेटाइजेशन दिखा रहा हूं। अब इसके अंदर का जो मैग्नेटाइजेशन है, अगर मैंने उसे यहां पर दोनों को कंबाइन करके दिखाया, देखो ये इधर है और ये इधर है, ठीक है, तो देखो यहां तो मैग्नेटिक फील्ड सही चलेगी, ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां तो एकदम सही जाएगी, इधर तक तो एकदम सही रहेगी, पर क्या होगा, ये वाली जगह पे इसके साथ नुकसान होगा, क्योंकि यहां से तो सीधे जा रही है और इधर से कोई अपोजिट आ रहा है, तो यहां इसकी लड़ाई झगड़ा होगा। तो लड़ाई झगड़ा होने की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड कम होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब कम हो जाती है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर दूर हो जाती है। तो इस मटेरियल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर क्यों है, मतलब यहाँ डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है मतलब ये दूर दूर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम। इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि बेटा इधर लाइन जा रही थी, इधर से इसके अंदर अपोजिट में इंड्यूस हो गई, तो दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो। बेटा समझ रहे हो, अपोजिट में इंड्यूस हो गई, दोनों क्या हो गए, कैंसल्ड आउट हो गए। क्या ये बात क्लियर है बेटा, ये बात समझ लो। ये दोनों चीज के होने की वजह से यहां पर इतने ही रीजन में, जिस रीजन में मटेरियल है उस रीजन की डेंसिटी, उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। सॉर्टेड, समझ गए। अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, इस चीज को लिखेंगे कि भैया जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो होती है I बाय एम, सॉरी I बाय एच। अब I और H अपोजिट आ गए, ठीक है, H इधर है, I अपोजिट आ गया, तो ससेप्टिबिलिटी आ गई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई लेस देन 1, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई इसकी लेस देन 1, सॉरी लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई लेस देन 0 ग्रेटर देन -1। अब म्यू आर क्या होता है, म्यू आर होता है बेटा, म्यू आर होता है, म्यू आर होता है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स एम। म्यू आर कितना होता है, 1 प्लस एक्स एम। तो हम लिखेंगे म्यू आर आ जाएगा 0 से लेके लेस देन 1। बड़ा समझ गए, म्यू आर समझ में आया, डायामैग्नेटिक समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं, अब यहीं पे समझते हैं, देखो डायामैग्नेटिक बिहेवियर, डायामैग्नेटिक बिहेवियर, ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर का यहाँ पर चीजें बता रखी है, इस तरह से डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है, ओके है। अब डायामैग्नेटिक बिहेवियर का टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अनटिल अनलेस वेरी लो टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है। तो जब हमारे पास इस तरह से मटेरियल है,
देखो फिर से वही मटेरियल हम लेकर के आ गए, मटेरियल है हमारे पास छोटू सा। अब ये मटेरियल के ऊपर क्या लगा हुआ है, फील्ड लगी हुई। ठीक है, मटेरियल के ऊपर क्या लगा हुआ है, इस तरह से फील्ड लगी हुई है। फील्ड लगने की वजह से मटेरियल के अंदर क्या होगा, हम समझते हैं। फील्ड लगने की वजह से मटेरियल के अंदर क्या होगा, मटेरियल के अंदर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। मटेरियल के अंदर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, पैदा होगी। तो मटेरियल है, इसके ऊपर क्या लग गई, फील्ड लग गई है। फील्ड लगने की वजह से इस मटेरियल के अंदर छोटी सी क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। एवरीवन, मटेरियल है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगी है, मटेरियल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। मटेरियल, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, मटेरियल है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है। सॉर्टेड है। ओके, तो भैया देखो समझो क्या हुआ कि इसके ऊपर पहले वाले में क्या हो रहा था, डायामैग्नेटिक में अपोजिट में पैदा हो रही थी छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो अपोजिट में पैदा हो रहा था। इस वाले में मैग्नेटाइजेशन इधर ही पैदा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जब हमने लगाई तो इस वाले के अंदर मैग्नेटाइजेशन इधर ही पैदा हो गया। समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए, मैग्नेटाइजेशन इधर ही पैदा हो गया। तो इसमें क्या होगा, जब हम दोनों को मिला करके एक साथ लिखेंगे तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले में देखो ध्यान से कि मेरे पास एक मटेरियल है यही वाला, इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो यहां तो सेम है, लेकिन 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 इधर ज्यादा थी और इधर भी पैदा हो गई मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो यहां क्या होगा, थोड़ा पास आ जाएगा, ये लाइंस थोड़ी पास आ जाएंगी। समझे, तो लाइंस क्या हो गई, थोड़ी पास आ गई और फिर वापस दूर। बेटा समझे, लाइन थोड़ी पास आई फिर वापस दूर हो गई, नॉर्मल हो गई। तो यहाँ थोड़ी सी पास आई और फिर वापस दूर हो गई। तो यहाँ दूर थी, पास आई, फिर वापस दूर हो गई। बहुत अच्छे से समझे, बहुत ही अच्छे से समझे। तो ये लाइंस दूर दूर थी, फिर थोड़ी सी पैदा हुई, तो यहाँ पर लाइन पास आ गई। सॉर्टेड है। इसके लिए एक्स एम कैसा लिखेंगे, इसके लिए एक्स एम लिखेंगे भैया, एक्स एम इसका, क्योंकि आई इसका पॉजिटिव ही है, जिधर में एच है उधर ही आई है। छोटा सा कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा हुआ, जैसा आई था वैसे ही एच है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये होगा लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो इसका एक्सएम हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। इसका म्यू आर हो जाएगा, म्यू आर क्या होता है बेटा, याद है क्या, म्यू आर होता है 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1 लेस देन 0। सॉर्टेड है। ओके, इस तरह से इसका बिहेवियर है, ये देखो समझ में आ गया भाई। अब बात करते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अच्छा ये वाला टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस चीज को हम बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ वैसे तो हटा दिया गया था एनसीईआरटी के सिलेबस से, लेकिन जेई के सिलेबस में लिखा गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो क्यूरीज लॉ हमें बताता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ। सॉर्टेड है बेटा। ओके, ये किसके लिए है, पैरामैग्नेटिक के लिए। डायामैग्नेटिक टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब आखिरी आ गया फेरोमैग्नेटिक। ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जैसे ये मटेरियल है, आखिरी अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हमने बाहर से क्या लगा दिया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, एक फील्ड लगा दी। देखना ध्यान से, ये फील्ड लगा दी, बाहर से हमने इसके ऊपर क्या लगाई, एक फील्ड लगाई। तो इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारी फील्ड पैदा हो जाएगी, बहुत सारी फील्ड, बहुत सारी फील्ड, बहुत सारी फील्ड, बहुत सारी। तो इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बाहर से जब मैंने फील्ड लगाई तो अंदर बहुत सारी इनॉर्मस फील्ड अंदर पैदा हो गई। ठीक है, तो बाहर से मैंने कुछ फील्ड लगाई तो अंदर इनॉर्मस, कतई बहुत ज्यादा फील्ड अंदर पैदा हो गई। समझे, बहुत ज्यादा फील्ड अंदर पैदा हो गई। जब अंदर बहुत ज्यादा फील्ड पैदा हुई है तो अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है भाई कि अंदर, ध्यान से समझना, अब ये हो रहा है भाई कि अंदर जाने पर, अंदर जाने पर ऐसे, बाहर तो फील्ड ऐसे आ रही थी ये, और एकदम से जब बाहर की फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टली ऐसे आ रही थी तो अंदर भाई कतई पास पास आ रही है, कतई पास पास, कतई पास पास, समझ रहे हो, कतई पास पास, एकदम पास पास। ठीक है, समझ गए। तो अंदर भाई बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ की, ये इतने पास आ गए, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है, इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा हो गई इस जगह। समझ गए क्या, यहाँ फील्ड बहुत पास पास आ गई।
एवरीवन, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। यप, क्लियर है। दूसरी चीज मैं आपको और बता देता हूं कि यार इतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन क्यों हो रहा है, इसमें मैग्नेटाइजेशन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसमें मैग्नेटाइजेशन इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो यहां पर ना जो हमने बात करा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी बना होता है, एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह जो होते हैं वो उनके अंदर पहले से ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी होता है, वो इधर उधर ओरिएंट होते हैं, इसलिए कोई नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं आता, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो कुछ मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, यही बात करी थी पहले। तो यहां पर क्या होता है कि जो मैग्नेटाइजेशन है, तो बहुत सारे जो डाइपोल हैं वो इकट्ठे होके एक साथ एक दिशा में होकर के बैठते हैं, देखो इकट्ठे होके एक साथ एक दिशा में होकर के ऐसे बैठते हैं। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगाते हैं तो ये जो इकट्ठे होके एक साथ इकट्ठे बैठे हैं, दूसरा इसमें क्या होता है कि एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा। यहाँ क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए और एक जैसे जो शक्ल के डाइपोल है, मतलब एक दिशा वाले जो डाइपोल मूवमेंट है वो एक साथ इकट्ठे होकर बैठ गए, एक दिशा वाले यहाँ एक साथ इकट्ठे होकर बैठ गए, एक दिशा वाले यहाँ एक साथ इकट्ठे होकर बैठ गए। तो बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पर इकट्ठे हो होकर बैठ रहे हैं। जब ये यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हो होकर बैठ रहे हैं, तो हमने बोला कि अच्छा जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, ध्यान से देखना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये सारे एक साथ पूरा की पूरा व्हाट्सएप ग्रुप इधर घूमेगा, दूसरे वाले का भी व्हाट्सएप ग्रुप इधर घूमेगा, तीसरे वाले का भी व्हाट्सएप ग्रुप घूमेगा, तो एक जैसी शक्ल के एक साथ बैठे हुए हैं, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं सब एक साथ घूम रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारे डाइपोल एक इस तरफ घूम रहे हैं, तो इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे बोलते हैं डोमेन, पूरा की पूरा डोमेन इधर घूम जाता है, समझे। तो जो पूरा डोमेन इस तरफ घूम रहा है इसे हम बोलेंगे क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। बहुत अच्छे से समझ गए बेटा, डोमेन का मतलब समझ गए, फेरोमैग्नेटिक क्यों इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है, तेजी से हो रहा है, वो भी समझ गए। ठीक है, चलो अलग अलग तरह के फेरोमैग्नेटिक होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, सॉफ्ट जो होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक, तो सॉफ्ट आयरन को सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक में आता है लोडस्टोन एंड अल्निको। ये अलग अलग तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी है ये मैं आपको बता देता हूं। हिस्टैरिसीस लूप तो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो हिस्टैरिसीस लूप हम नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का डिपेंडेंसी बताता हूं टेम्परेचर पे। देखो ससेप्टिबिलिटी का जो इसका डिपेंडेंसी होता है टेम्परेचर पे, पहले ये ऐसे बिहेव करता है और बाद में एक टेम्परेचर के बाद, एक टेम्परेचर के बाद ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगेगा। पैरामैग्नेटिक का ग्राफ ऐसा था, तो पहले तो ये ऐसे फेरोमैग्नेटिक जैसा बिहेव कर रहा है और कंटिन्यूअसली गर्म करते चले गए तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक जैसा हो जाए, समझे। तो कम टेम्परेचर है तब तो फेरोमैग्नेटिक अच्छा फेरोमैग्नेटिक के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर को बहुत बढ़ा दिया तो एक टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो टेम्परेचर होगा उसे बोलेंगे क्यूरी टेम्परेचर। सॉर्टेड है। इसके बाद इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आई बाय एच, और आई क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसके अंदर आई बहुत ज्यादा है, तो हम बोलेंगे एक्स एम वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, क्योंकि आई इज गोइंग टू बी बहुत बहुत ज्यादा आई है, थोड़ा सा एच लगाया, एक एच लगाया 100 आई पैदा हो गया, तो बेटा एक्स एम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब यहां पर बताओ म्यू, ठीक है, एक्स एम इज इक्वल टू आई बाय एच, एक्स एम इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो म्यू का क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम। अब जो है, अब जो है 1 प्लस एक्स एम, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम। ओके, अब ये जो एक्सएम है, इस एक्सएम के साथ मैं क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखना, 1 प्लस एक्सएम अगर लिख दूंगा, म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सएम अगर मैं लिख दूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, मैं ये कर सकता हूं कि भैया एक्सएम तो बहुत बड़ा है, तो म्यू आर, जो म्यू आर होगा इट विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन 2, तो एक्सएम तो 1 से बहुत बड़ा है, तो म्यू आर 2 से बहुत बड़ा होगा। ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। सॉर्टेड है बेटा, क्लियर है, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई।
ठीक है, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो यार, तो ये पूरा की पूरा चैप्टर बस इतना ही है, इसमें इतनी ही थ्योरी है। मैंने आपको लगभग क्या, मैंने कंप्लीट पूरी सारी थ्योरी बता दी। इस चैप्टर के लिए मैं एक चीज आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। बेटा इस चैप्टर की एनसीईआरटी दी मस्ट चीज है, आपको पढ़नी ही चाहिए। मैं आपको बिल्कुल सुपर डुपर तरह से रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी पढ़े बिना इस चैप्टर में आगे ना जाए। देखो अब मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन मैंने सारे क्वेश्चन लिए। देखिए ये अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट का 2023 का क्वेश्चन है, मतलब अभी जस्ट रिसेंट जो एग्जाम हुआ था लास्ट अटेम्प्ट, उसी का ये क्वेश्चन है, सॉर्टेड है। इसके पहले वाले अटेम्प्ट के भी सारे अटेम्प्ट के मैंने लगभग क्वेश्चन, पूरे ही क्वेश्चन डाल दिए। ओके, अच्छा इसमें से जो डिलीटेड टॉपिक थे उनके क्वेश्चन मैंने नहीं डाले, और भी क्वेश्चंस थे इसमें ऑब्वियसली, पर वो टॉपिक डिलीट हो गए। जैसे अर्थ मैग्नेटिज्म था तो वो डिलीट हो गया, उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब यहाँ पर देखिए आप कि जो हमारे पास सबसे पहला स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। द डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है क्या? मैंने मल्टीपल बार चिल्ला के बताया, 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ओके, तो क्या डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? पहली चीज इन्होंने बोला है कि डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दूसरी बात यहां पर बोली गई है, द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन अ डायामैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर होगा नहीं भाई, डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सही है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको पता चल गया, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ये देखो, तो जो अभी हमने बातें सुनी, जो मैंने बातें बोली, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन है, इसी के बाद जो दूसरा क्वेश्चन आया देखो फिर से। तो देखो बेटा, हमारे पास जो अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का है। ये सवाल में बोला गया है, द फ्री स्पेस इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद अ मटेरियल ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इतना। मतलब इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दे रखी है I/H, जो है वो तुम्हें दे रखा है। ध्यान से देखो बेटा, I/H जो है वो तुम्हें दे रखा है 2 × 10⁻²। कूल है। अब तुमसे पूछ लिया द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड कितना बढ़ गया होगा? सोचो जरा, समझो इस बात को समझना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें पता है, इनसाइड द टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? I+H होगी बेटा। इनसाइड द टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? I+H होगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? I+H होगी। तो ये कितना परसेंट बढ़ गई? मतलब मटेरियल डालने से ये चीज कितना परसेंट बढ़ गई? पहले तो कुछ नहीं था, खाली था, अब कितना बढ़ गई? तो पहले H थी, अब I+H हो गई है। ओके ओके ओके, अब अपन यहां पर देखते हैं, क्या आपको पता है I/H इज इक्वल टू 2 × 10⁻²? है। ओके, I+H +1 किसके बराबर है? μr के बराबर है, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 × 10⁻²। ओके एवरीवन, ये आ गया μr। तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो μr टाइम्स बढ़ जाएगी। रिलेटिव परमिएबिलिटी पहले कितनी थी? B0 थी, या फिर ऐसे बोल दूं पहले B थी, अब कितनी हो जाएगी? μrB हो जाएगी। पहले कितनी थी? B थी, अब कितनी हो जाएगी? μrB हो जाएगी। एवरीवन, आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? तो B ऐसे लिख देता हूं, μr, ध्यान से देखना, μr ध्यान से देख लेना भैया, है ना, μrB - B/B। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये आ गया डेल्टा B/B। ओके, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई क्या भैया? ओके है क्या भैया? ओके है क्या भैया? तो यहां देखना, बी हमने कितना लिया? म्यू आर हमारा कितना है? म्यू आर है हमारा, ध्यान से देख लिया भैया, ये तो कट गया, हमारे पास आया μr-1 × 100। ठीक है भैया, μr-1 क्या आ गया? 1 + xm। म्यू आर की वैल्यू डाल दी मैंने, म्यू आर को 1 + xm डालते हैं, 1 + xm - 1 मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज xm मल्टीप्लाइड विथ 100। बहुत अच्छे से समझ में आया? xm मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज 2 × 10⁻² मल्टीप्लाइड विथ 100, दैट इज 2%। क्या काफी अच्छे से समझ में आया?
हमें समझना है, हमें उस मतलब क्वेश्चंस के अंदर जो डेटा दिया उससे खेलते आना चाहिए इधर उधर। सॉर्टेड हो गया क्या? बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला सवाल फिर से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। मोस्ट ऑफ द सवाल स्टेटमेंट बेस्ड ही आने वाले आपके। यहाँ देखो, द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी ऐसी है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी ऐसी होती है, डायामैग्नेटिक वो होते हैं जो उल्टे पड़ जाते हैं। ओके, सॉर्टेड है, उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में आ जाती है। ठीक है, अब इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऐसी होती है। अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ फील्ड। बिल्कुल सही बात है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से अवे जाते हैं। मतलब कहां से जाते हैं? टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। उनको मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद नहीं है, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां से वीक पॉइंट पे भागेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, दे वो मैग्नेटिक फील्ड को सहन नहीं कर पाते। क्लियर है? जैसे अगर एक लोहे का सिक्का है और उस पर मैं मैग्नेट दिखा रहा हूं, तो लोहे का सिक्का मैग्नेट के पास आएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आएगा। लेकिन वहीं एक डायामैग्नेटिक मटेरियल का सिक्का है और उसे मैं मैग्नेट दिखा रहा हूं, तो वो मैग्नेट से दूर भागने की कोशिश करेगा, मैग्नेटोफोबिक होगा वो। क्लियर है? सॉर्टेड है। तो पहला वाला स्टेटमेंट और दूसरा वाला स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं भैया? दोनों ही स्टेटमेंट क्या है कि भैया, दोनों ही स्टेटमेंट कहां है भैया? हाँ, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं? सही है। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पर दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। अगला वाला 2023 का क्वेश्चन, फिर से अप्रैल अटेम्प्ट का, फिर से क्वेश्चन है बेटा। देखो, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है अप्रैल अटेम्प्ट का और चौथा क्वेश्चन आ रहा है। चौथा क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन कैसे निकले हमारे? जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। कैसे स्टेटमेंट है? 2 स्टेटमेंट है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, मतलब जो स्टेटमेंट 1 2 वैसा नहीं है, असर्शन रीजन है। तो यहां पर बोला इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ, ये वाला टॉपिक अभी के लिए डिलीटेड है आपके टॉपिक से, है ना? ये वाला टॉपिक जो है अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वाले का नाम उन्होंने क्लियर नहीं लिखा है, पर अपन फिर भी देखते हैं क्योंकि इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो अपन ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं इस चीज को। हिस्टैरिसीस लूप पूरा सही में डिलीटेड है, पर ये वाला टॉपिक हो सकता है शायद पूछ ले। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो ये बात बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं। क्योंकि सॉफ्ट आयरन क्या होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन को तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड कंडक्ट कर, मैग्नेट बन जा, वो बन जाएगा। तुम उसको बोलोगे मैग्नेट से हट जा, वो हट जाएगा। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। तो जब हम उससे बोलेंगे मैग्नेट मत रहे, ठीक है, तो वो जो मैग्नेट बना था, जैसे बल्ब जलाते हैं और उसको बल्ब को बंद करते हैं, तो बल्ब के अंदर थोड़ी सी लाइट कैसे बची रह जाती है? तुमने देखा होगा, बल्ब को जलाया बहुत तेज और बल्ब को बंद कर दिया, उसके बाद भी बल्ब के अंदर कुछ कुछ लाइट दिख रही है। समझ रहे हो? तो वो उसकी रिटेंटिविटी टाइप हो गई। बल्ब ने लाइट को क्या करा? रिटेन कर लिया। ऐसे ही जब मैग्नेट को हमने, एक सॉफ्ट आयरन को बोला कि तू मैग्नेट बन जा, तो मैग्नेट बना। हमने उसको बोला कि अब तू मैग्नेट मत बन, तो सॉफ्ट आयरन ने क्या करा? उससे हमने जब मैग्नेटिक फील्ड छुड़ाई, तो सॉफ्ट आयरन ने अपनी मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटाइजेशन है, उसको पूरा खत्म कर दिया। समझे? सॉफ्ट आयरन ने अपनी मैग्नेटाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या ये बात आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई है? क्लियर है? सॉर्टेड है? ओके है? मैग्नेटाइजेशन है, तो उसको पूरा वो खत्म कर रहा है सॉफ्ट आयरन, है ना? ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है क्या? सॉर्टेड हो रही है क्या? तो मैग्नेटाइजेशन को जब सॉफ्ट आयरन अपना खत्म कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इस चीज को? इसकी रिटेंटिविटी क्या है? लो है। परमिएबिलिटी हाई है, मतलब परमिएबिलिटी हाई होने का मतलब क्या होता है बेटा? हाई परमिएबिलिटी होने का क्या मतलब होता है कि अगर अपन सॉफ्ट आयरन को बोलेंगे एक, हम उसको बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड देंगे, वो अपनी 1000 लगाएगा, वो अपने उसके अंदर 1000 डेवलप होगी। हम एक देंगे, जैसे मैग्नेटाइजेशन करेंगे ना, तो बाहर से जो फील्ड उसको देंगे, अगर हमने एक दी, वो उसके अंदर 1000 डेवलप हो जाएगी। अगर हमने बाहर एक दी और उसके अंदर एक ही डेवलप हो रही है या आधी डेवलप हो रही है, तो वो पैरामैग्नेटिक है। समझ रहे हो क्या? बहुत अच्छे से। तो जब हम एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बाहर से फीड देते हैं, उसके अंदर खुद के अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, मतलब उसकी परमिएबिलिटी हाई है। ठीक है, तो हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है भैया? ये दोनों ही हैज, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है कि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी भैया लो रिटेंटिविटी होती है और परमिएबिलिटी हाई होती है। मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। सॉर्टेड है, इसलिए सॉफ्ट आयरन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए चूज करते हैं। हमें, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर होने वाला है ए।
ओके, अगला वाला सवाल, यहां पे सवाल फिर से न्यूमेरिकल वाला आया। अब ये फिर से 2023 का, पर ये जनवरी अटेम्प्ट का सवाल है ना। तो जितने अभी हमने 4 5 6 सवाल देखे, वही सवाल सिर्फ कैसे थे, अप्रैल अटेम्प्ट के थे। और उनमें भी, अप्रैल अटेम्प्ट में भी कुछ और सवाल थे, लेकिन वो डिलीटेड सिलेबस के थे, तो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। अब जनवरी सिलेबस के सवाल देखते हैं। तो जनवरी सिलेबस में बोला, अ बार मैग्नेट विथ अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक बार मैग्नेट का क्या दे रखा है हमें, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, एम दे रखा है, इज प्लेस्ड इन पैरेलल पोजीशन रिलेटिव टू अ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है 0.4 टेस्ला, और इसके अंदर एक बार मैग्नेट को पैरेलल पोजीशन में प्लेस कर दिया। ये पैरेलल पोजीशन में इसे प्लेस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें एम और बी दोनों दे रखा है। अब बोला, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड इन टर्निंग द मैग्नेट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल पोजीशन। ओके, तो यहां से इसे ऐसे लेके जाना है, ऐसे से ऐसे लेके जाना है। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल होगा एम बी, यू इनिशियल है माइनस एम बी, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 2 एम बी। सॉर्टेड है बेटा, बहुत इजी सवाल हो गया ये। वर्क डन इसे यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितना करना होगा, 2 एम बी। तो 2, इसका m कितना दे रखा है हमें, 5, मल्टीप्लाइड विद b कितना दे रखा है, 0.4। ओके, 5 2 जा 10, 10 इंटू 0.4 दैट विल बी 4। कूल है भाई, ये कितना आ गया है, 4 आ गया, 4 जूल। ठीक, हमारा वर्क कितना आ गया भैया यहाँ पे, 4 जूल। आई होप तुम्हें समझ में आ गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हम लोगों ने कर दिया। अगला सवाल यहाँ पे, अब बोला गया है, सोलोनॉइड ऑफ 1200 टर्न्स इज wound uniformly in a single layer of glass tube 2 meter long and a diameter of 0.2 meter. ठीक है, the magnetic intensity at the center of solenoid when the current of 2 ampere is flowing. okay, तो अच्छा सवाल है। सवाल में क्या पूछा गया है, देखो हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता है कि जो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ये होती है म्यू नॉट एन आई, मुन्नी। ठीक है, पर B अपॉन म्यू नॉट अगर हम कर देंगे तो H आ जाएगा, और H विल बी इक्वल्स टू N इंटू आई। बेटा समझे क्या, ओके है, सॉर्टेड है। अब यहां पर देखें, H अगर हमें निकालना है तो हमें निकालना नंबर ऑफ टर्न्स, तो 1200 टर्न्स अपॉन इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो ये आ गया N को, स्मॉल n को बेटा N अपॉन L लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n लिख दिया, 200 अपॉन 1200 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ आई। अब ये जो आई है ये क्या है, करंट है। करंट कितना भैया यहाँ पे, करंट ऑफ 2 एम्पियर। सॉर्टेड, खच खच, ये आ जाएगा हमारा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3, 1200। सॉर्टेड है भैया, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब हमारे पास बहुत सिंपल सिंपल से सवाल हैं, आप समझ रहे होगे ना, काफी इजी सवाल हो रहे हैं। अब यहां पे देखो, अ स्पेस इनसाइड स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलोनॉइड, ये कब का, 2022 में आ गए हैं, पर जून अटेम्प्ट में आ गए 2022 में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन और भी थे, मैं बोल रहा हूं, पर वो डिलीटेड टॉपिक से थे, लेकिन हमने उन्हें उड़ा दिए क्योंकि वो है ही नहीं सिलेबस में, है ना। ऐसा नहीं कि 4 4 3 3 क्वेश्चन ही आ रहा है, पर डिलीटेड टॉपिक से आ रहे थे तो वो उड़ा दिए। तो अब आप कंसर्न रहिए कि भैया इतना सा चैप्टर है, इतने से टॉपिक बचे हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये चीज आपके दिमाग में कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए। अ स्पेस इनसाइड अ straight current carrying solenoid is filled with a magnetic material having magnetic susceptibility equals to this. ठीक है, तो सोलोनॉइड है, स्पेस इनसाइड सोलोनॉइड, सोलोनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाला मटेरियल भर दिया, मतलब xm इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वाला भर दिया है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द, क्या फ्रैक्शनल इंक्रीज होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड with respect to air as the medium inside the solenoid. ओके, तो ये सवाल अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले करा था। ठीक है, ये सवाल ध्यान से समझो, ये फ्रैक्शनल इंक्रीज वाली जो बात थी, डेल्टा बी बाय बी हमारा एम एक्स एम के बराबर ही आ रहा है। बड़ा बात तुम समझ रहे हो क्या, डेल्टा बी बाय बी हमारा एक्स एम के बराबर ही आता है। और अगर हम डेल्टा बी बाय बी का जब परसेंटेज लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई विथ 100 करते हैं, ये सवाल अभी जस्ट हमने करा था, डेल्टा बी बाय बी एक्स एम के बराबर आएगा, डेल्टा बी बाय बी 100 करेंगे तो एक्स एम इंटू 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछा है, मतलब डेल्टा बी बाय बी पूछा है,
परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा, फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछा है बेटा, समझ रहे हो, परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछा, फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछा है, डेल्टा बी बाय बी पूछा है, जो कि किसके बराबर होगा, एक्सएम के बराबर होगा। तो एक्सएम हमारा कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो बेटा एक्सएम कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, क्या क्लियर है? अब हमेशा याद रखना कि अगर हमें एक्सएम दे रखा हो, एक कोई भी जगह है, टोरॉइड है, सोलोनॉइड है, कोई भी जगह है, वहां पर अगर हमने कोई मटेरियल, एक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया और मटेरियल की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीज हो रहा है, तो कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज होगा? तो हमेशा याद रखो डेल्टा बी बाय बी इज इक्वल्स टू एक्सएम, और डेल्टा बी बाय बी का जो परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, वो होगा एक्सएम इंटू 100। क्या ये बात क्लियर है? एक्सएम इंटू 100। यप। ओके, तो बेटा देखो, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99। तो यहां पे देखें, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99। तो ससेप्टिबिलिटी है किसकी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। ओके, एक्सएम ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99। ठीक है ना? अब यहां पर बोल दिया द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी, ओके, द परमिएबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल विल बी। ओके, तो ये रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं पूछ रहा है, ये परमिएबिलिटी पूछ रहा है। मतलब ये हमसे पूछ रहा है म्यू इज इक्वल्स टू दैट विल बी म्यू आर इंटू म्यू नॉट। बेटा समझ रहे हो ना? ये एक्सएम दे दिया है, अब म्यू आर इंटू म्यू नॉट पूछ रहे हैं, तो हमसे बोल दिया बेटा म्यू आर क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू, ये याद है ना तुम्हें, एक्स एम प्लस 1 या 1 प्लस एक्स एम। तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा क्या? आंसू तो नहीं निकल गए तुम्हारे? म्यू आर इज इक्वल्स टू 100 आ जाएगा क्या? तो म्यू विल बी इक्वल्स टू, चैप्टर बहुत आसान है भाई, म्यू विल बी इक्वल्स टू कितना, 100 इंटू म्यू नॉट। ओके ओके ओके, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 2, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। क्लियर है क्या? तो म्यू और इंटू म्यू नॉट पूछा है, आपको टर्म पता होने चाहिए, कहानी में कौन क्या है, बस कैरेक्टर के नाम का खेल है। सॉर्टेड हो गया क्या भैया? ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर, ये पाई आएगा भाई, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सॉर्टेड है। चलो अगला, हमारे पास अगला सवाल है, अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना। तो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये 2022 के क्वेश्चन है, जब अभी रिसेंटली बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए, लेकिन 22 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड। 22 में तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड अभी तक नहीं मिला। तो यहां देखो, बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें पता है, इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी दे रखा है। तो वर्क डन इन रोटेटिंग, सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तुम देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हम सेम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। यहां पर ये मैग्नेटिक डाइपोल, यहां पर ये है, और तुम्हें बोला है द इज प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड। तो हमें बोला है कि हमने इसे ऐसे प्लेस कर दिया है। अगर हम इसे वर्क डन इन रोटेटिंग इट स्लोली टू 60 डिग्री, तो 60 डिग्री तक रोटेट करने में कितना काम करना पड़ेगा? तो बेटा इसे रोटेट करके 60 डिग्री पे रख दिया। ओके, तो ऐसे रख दिया और रोटेट करके 60 डिग्री पे रख दिया, तो ये क्या हो गया, माइनस एम बी। ओके बेटा, और ये कितना हो गया, माइनस एम बी कॉस 60 डिग्री। तो ये हो गया यू फाइनल और ये हो गया यू इनिशियल। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बेटा समझो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल कितना है, माइनस एम बी बाय 2, ये है यू फाइनल, माइनस एम बी बाय 2 माइनस ऑफ माइनस एम बी, दैट इज माइनस एम बी बाय 2 प्लस एम बी, दैट इज एम बी बाय 2। तो change in potential energy is equals to mb by 2। Are you understanding this? Change in potential energy is equals to mb by 2। तो ये था u फाइनल और ये था u इनिशियल। यहाँ पे u इनिशियल है, इस कंडीशन में u फाइनल है, u फाइनल माइनस u इनिशियल लग रहा था, mb by 2 आ गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mb by 2। अब अगर mb कितना है, तो m देखो जरा ध्यान से, m है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है 2 इंटू 10 टू द पावर 5, b है 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड विथ 14 इंटू 14 है ना भाई, 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके एवरीवन, अब यहां पर इस चीज को 2 से डिवाइड करेंगे, खाच 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 खाच।
आंसर आ गया 14। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 14 जूल। क्या आपको समझ में आया? आंसर आ गया 14 जूल। क्या हर एक प्राणी को काफी अच्छे से सब चीज सॉर्टेड हो गई। देखो ये 2022 के जून का अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, फिर आ गया 2022 का ही जून के अटेम्प्ट का पहला सवाल जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड है। तुम देख रहे हो दो तीन तरह के सवाल आ रहे हैं। एक तो आ रहा है भैया सवाल कौन सा वाला जिसमें हमें मैग्नेट को रोटेट करना है, वर्क डन वाला मैग्नेट वाला सवाल आ रहा है। स्टेटमेंट वाले सवाल आ रहे हैं पैरामैग्नेटिक पे, डायामैग्नेटिक पे। एक सवाल और अभी निकल के आया था जो सवाल हम पहले कर रहे थे, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी परमिएबिलिटी वाला सवाल था कि कितना फ्रैक्शन बढ़ रहा है। याद है? याद है? अब यहां पर देखो, susceptibilities of paramagnetic and ferromagnetic substances increase with degrees in temperature। बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होगी। बेटा पैरामैग्नेटिक के साथ ये रिश्ता था और फेरोमैग्नेटिक के साथ ये रिश्ता, ठीक है। तो टेम्परेचर के साथ ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही थी, जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो घटेगा तो इंक्रीज होगी। ये बात बिल्कुल सही है। ओके, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट, द डायामैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो दूसरा वाला भी बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? एकदम सही। ओके, तो डायामैग्नेटिक अपोज करता है, बिल्कुल सही बात है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में टेम्परेचर घटाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखिए, हमारे से पूछ लिया, ये 2021 में आ गए बेटा अपन, है ना। कब आ गए? 2021 में आ गए अपन। 2021 में पूछा गया, सितंबर जो अटेम्प्ट था उसमें पूछा गया, फॉलोइंग द प्लॉट शोज मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एम मैग्नेटाइजेशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। तो यहाँ चार ग्राफ दे रखे। अब तुमसे बोल दिया कि किसके लिए है ये ग्राफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड कॉम्बिनेशन विल बी फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो कौन सा कॉम्बिनेशन डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होगा? तो डायामैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये वाला होगा। इसकी ससेप्टिबिलिटी, डायामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, एकदम कांस्टेंट है। तो ये पहला वाला तो एक सही हो गया। ओके, अब हमसे पूछ लिया मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ। ओके, तो ये बेटा इस ग्राफ का स्लोप होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एम मतलब वही एम बाय एच हमारा आएगा नेगेटिव। एम बाय एच जो आने वाला है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो ए वाला सही होगा। ए और सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए जो कि हमारा है ए एंड सी। क्लियर है? हर एक प्राणी को समझ में आ रही है सारी बातें? ओके है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है 2021 के जुलाई अटेम्प्ट से, इवनिंग शिफ्ट जुलाई अटेम्प्ट। फिर से सवाल देखते हैं, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात बोली। एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात। फेरोमैग्नेटिक का ग्राफ इस तरह से था, मैंने बताया था, एक हाई टेम्परेचर, एक टेम्परेचर आता है जिसे क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ही बात, बिल्कुल सही। अब यहां पे पूछ दिया, एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेस। क्या यह सेकंड स्टेटमेंट है? ये सही है। ओके, क्या है सेकंड स्टेटमेंट? क्या एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्या डोमेन वॉल का एरिया इंक्रीज होता है? नहीं, इंक्रीज नहीं होता। अगर डोमेन वॉल का इंक्रीज होता मतलब मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होता, पर मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो डोमेन वॉल का एरिया डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डोमेन वॉल का एरिया बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। टेम्परेचर कम करने पर डोमेन वॉल का एरिया बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी। बेटा डोमेन वॉल का एरिया बढ़ने से क्या होगा? आई बढ़ेगा। समझ रहे हो? आई या फिर एम जैसे तुम बोल रहे हो, मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो बढ़ेगा, एम और आई जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, ओके है, सॉर्टेड है। चले आगे देखते हैं भैया। अब यहीं तक कुछ सवाल थे, वो सवाल हमारे पूर्ण हो चुके हैं। अब देखिए आखिरी में आपको एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं, छोटी सी बात। किस चीज के बारे में? एमवी सेट के बारे में। अब ये एमवी सेट क्या है? एमवी सेट बेटा वेदांतु का एक
बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप अपीयर होते हैं तो आप पा सकते हैं 100% स्कॉलरशिप। 8 to 12 तक का पूरा की पूरा कोर्स आपका जो होगा, 8 to 12 तक का जो आपका कोर्स होगा पूरा की पूरा, वो आप फ्री में पढ़ सकते हैं। फाउंडेशन आप पूरा कवर कर सकते हैं, नीट, जेई, हर कोई सिलेबस जिसमें भी आपको एडमिशन चाहिए वो आप पा सकते हैं। इसका पहला जो पेपर है वो हो चुका है ऑलरेडी। ओके, आज 2 तारीख है थे, उसमें ये पेपर हो चुका है। 3, 9, 10 आपके पास कुछ और अटेम्प्ट्स बचे हैं जिसमें ये पेपर आप लोग दे सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें आपको फुली पेड बेटा, स्पेस का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आपको मिलने वाला है, फुली पेड प्रोग्राम। इस फुली पेड प्रोग्राम के अलावा आप बहुत सारे गैजेट सीख सकते हैं। आप 100% फ्री स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वेदांतु का डाउट ऐप है, बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट ऐप है, वो डाउट ऐप को आप एक्सेस कर सकते हैं 3 मंथ के लिए फ्री, टोटली फ्री। और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका एकदम फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना डेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो भी आपको ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल चाहिए वो सारे डिटेल आपको इस पीपीटी में मिल जाएंगे। सॉर्टेड है बेटा? तो जरूर फिलअप करिए ये फॉर्म। ये एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आप काफी ज्यादा इंजॉय कर सकते हो, पैसा बचा सकते हो और गिफ्ट पा सकते हो। तो जरूर 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 साइन करिए। ठीक है, और हम मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दिस इज मी चीकू भैया, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।